न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। पहली बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रांची और नागपुर के दौरे पर हैं। कुछ ही देर में वो झारखंड की राजधानी रांची में मेगा पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। पीएम बनने के बाद मोदी का ये पहला झारखंड दौरा है। मेगा पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन करने के साथ साथ पीएम आईटी पार्क, पारादीप जसीडीह पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट और आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत भी करेंगे। साथ ही वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शर्तों के साथ पीएम के साथ मंच साझा करने पर हामी भर दी है। हेमंत ने पीएम को चिट्ठी लिखकर कहा कि सरकारी कार्यक्रम में सियासत नहीं होनी चाहिए और न ही हूटिंग हो। रांची के बाद प्रधानमंत्री मोदी नागपुर जाएंगे, जहां वो मेट्रो की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वो यहां थर्मल पावर स्टेशन का उद्घाटन करने के साथ साथ नेशनल हाईवे 6 पर फ्लाईओवर का शिलान्यास भी करेंगे। नागपुर में पीएम के कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कल ही इसका ऐलान कर दिया था। हरियाणा में सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुई हूटिंग के बाद चव्हाण ने यह फैसला लिया। पीएम के साथ महाराष्ट्र के सीएम के इस मंच साझा नहीं करने पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस से मोदी मंच से तो भाग सकते हैं, लेकिन मोदी मंत्र से कैसे भागेंगे। मोदी मंच से वो भाग सकते हैं, लेकिन मोदी मंत्र से कब तक भागेंगे। आप भागते भागते इतना थक जाएंगे कि आप भागने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि प्रायोजित कार्यक्रम में बेइज्जती झेलने के लिए कोई भी सीएम पीएम के साथ मंच साझा करने से बचेगा। अगर एक संयोजित तौर से किसी राजनेता की बेइज्जती करने का प्लान बनाया जाए, वो स्वाभाविक है कि उस मंच पर नहीं जाएगा। बिहार समेत 4 राज्यों की 18 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। बिहार में लालू नीतीश के गठबंधन की कड़ी परीक्षा है। इस उपचुनाव के लिए लालू नीतीश ने पुरानी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया है। बिहार में 10 विधानसभा सीटों के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम के बीच वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। बिहार में लालू नीतीश के गठबंधन की कड़ी परीक्षा है। इस उपचुनाव के लिए लालू नीतीश ने पुरानी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया है। बिहार में 10 विधानसभा सीटों के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम के बीच वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए 2422 मतदान केंद्र बनाए हैं, जहां सुबह से वोट देने के लिए लोगों का जुटना शुरू हो गया था। छपरा विधानसभा सीट से आरजेडी ने रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। रणधीर पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। यहां से बीजेपी ने कन्हैया सिंह को उतारा है। कन्हैया पहले पार्षद रह चुके हैं। जाले विधानसभा से जेडीयू ने ऋषि मिश्रा को उतारा है। ऋषि पूर्व मंत्री ललित नारायण मिश्रा के संबंधी हैं। ऋषि मिश्रा के सामने बीजेपी से रामनिवास ताल ठोक रहे हैं। बांका विधानसभा सीट से आरजेडी ने इकबाल हुसैन अंसारी को मैदान में उतारा है। इनके सामने बीजेपी के राम नारायण मंडल हैं, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही वो पशुपालन मंत्री भी रह चुके हैं। परबत्ता विधानसभा सीट पर 11 उम्मीदवार हैं। जेडीयू ने यहां पर पूर्व परिवहन मंत्री आरएन सिंह को खड़ा किया है। इनके सामने एलजेपी ने सुहेली मेहता को मैदान में उतारा है। भागलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत कुमार शर्मा मैदान में हैं। वो हीरोइन नेहा शर्मा के पिता हैं। वहीं बीजेपी ने अजीत के खिलाफ नभय कुमार चौधरी को खड़ा किया है। सीपीएम से मुकेश कुमार दास मैदान में हैं। वहीं राजनगर विधानसभा सीट से आरजेडी ने रामअवतार पासवान को मैदान में उतारा है। रामअवतार के खिलाफ बीजेपी ने रामप्रीत पासवान को चुनाव में खड़ा किया है। मोइनुद्दीन नगर विधानसभा पर कुल 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें आरजेडी से अजय कुमार मैदान में है, तो वहीं उन्हें बीजेपी से राजेश कुमार चुनौती दे रही है। पंजाब की 2 विधानसभा सीटों पर भी आज वोट डाले जा रहे हैं। इनमें पटियाला और तलवंडी साबो की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह के सांसद बनने के बाद पटियाला विधानसभा सीट खाली हो गई। आज मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। जिन 3 सीटों पर आज उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है, उनमें आगर, बहोरीबंद और विजयरा घौहड़ की सीटें शामिल हैं। कर्नाटक में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इनमें मुख्य शिकारीपुरा है, जहां से पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे डीवाई राघवेंद्र प्रत्याशी हैं। साथ ही चक्कोदी और बेल्लारी ग्रामीण की सीट पर भी वोटिंग हो रही है।
मुंबई में एक बार फिर से बारिश ने खासी मुसीबत खड़ी कर दी है। सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया है कि समंदर जैसी नजर आने लगी है। सुबह हुई बारिश के चलते दफ्तर जाने वालों और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी मुश्किलें आईं। लगातार हुई बारिश के चलते कई सड़कों और गलियों में जल जमाव हो गया है। सड़क पर पानी भर जाने के चलते गाड़ियों की आवाजाही में भी मुश्किल आई है। सड़क पर जल भराव के चलते गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। कई जगहों पर तो ट्रैफिक जाम हो गया है। मुंबई के कुर्ला, दादर, माहिम, लोअर परेल, वर्ली समेत दर्जनों इलाकों में भारी बारिश हुई और जल जमाव हो गया। सड़कों पर पानी भर जाने से बीएमसी की पोल एक बार फिर से खुल गई, जो दावा करती रही है कि जल भराव नहीं होगा। यूपी में बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से हुए हादसों में 19 और लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में बलरामपुर में 6, सीतापुर में 4, बहराइच में 3 लोगों की मौत की खबर आई। वहीं बाराबंकी और बलिया में 2 लोगों की जान गई और बाढ़ से गोंडा में 1 और लखीमपुर खीरी में 1 व्यक्ति की मौत पिछले 24 घंटे में हुई। यूपी में बाढ़ का हाहाकार 13 जिलों में मचा हुआ है। इन 13 जिलों में 1037 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इन गांवों में बाढ़ के कहर से 8.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। यूपी के गोंडा में घाघरा और सरयू के बढ़ते कहर के बीच हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। बाढ़ से बचाव के लिए अब लोग पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं। पानी में बैठकर लोगों ने नदी की पूजा की ताकि जलस्तर कम हो। घाघरा का कहर बस्ती जिले में भी जारी है। सैकड़ों गांव घाघरा के पानी में डूब चुके हैं। लाखों लोग बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। प्रशासन बाढ़ पीड़ितों तक खाना पीने की मदद तो पहुंचा रहा है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रही है। सिद्धार्थनगर जिला भी बाढ़ की चपेट में है। जिले के 8 नदियां और सभी नाले उफान पर हैं। नेपाल में हो रही भारी बारिश और वहां से भारी मात्रा में छोड़े गए पानी के चलते तटीय इलाके पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुके हैं। फैजाबाद में सरयू नदी खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले के 3 तहसीलों के 37 गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। खेत, घर और स्कूलों में पानी घुस गया है। लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। यूपी के बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। 141 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नदी के तेज बहाव की वजह से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं और खेत और फसल को भी नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके अलावा वो बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से सूबे के हालात पर चर्चा करेंगे। बिहार के सहरसा जिले में बाढ़ के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नेपाल से आ रहा पानी यहां के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। बिहार के नालंदा जिले में भी बाढ़ का कहर जारी है। यहां के 15 ब्लॉकों के 187 गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। इन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट चुका है। 7.5 लाख लोग बाढ़ के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बिहार के दरभंगा में कोसी के साथ कमला बलान नदी भी तबाही मचा रही है। यहां के कुशेश्वर पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक के दर्जनों गांव बाढ़ में डूब गए हैं। सड़क बह जाने से आने जाने के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं। आरएसएस के बाद अब शिवसेना ने भी हिंदू राग छेड़ा है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले दिनों कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसी पर सामना में संपादकीय में लिखा गया है कि भागवत के बयान का समर्थन वो करते हैं। भागवत को हिटलर कहने वालों पर भी शिवसेना बरसी है। केंद्र सरकार के खिलाफ उत्तराखंड के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अजीज कुरैशी ने याचिका दी है कि राज्यपालों पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला जा रहा है। कुरैशी की याचिका पर आज 2 बजे सुनवाई होनी है। एम्स के चीफ विजिलेंस ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी को हटाए जाने पर बवाल शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संजीव ने आरोप लगाया कि उसे बीजेपी नेता के दबाव में हटाया गया। यूपी के बदायूं कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हैदराबाद लैब की जांच रिपोर्ट में बात सामने आई है कि दोनों चचेरी बहनों के साथ रेप नहीं हुआ था। हैदराबाद की सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट में इस खुलासे के बाद इस केस में नया ट्विस्ट आ गया है। सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद जांच की सुई लड़कियों के परिवार की तरफ घूम सकती है। इससे पहले आई डीएनए रिपोर्ट में भी आरोपियों के डीएनए दोनों लड़कियों के कपड़े से मैच नहीं हुए थे। रिपोर्ट सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार के मुताबिक जब आरोपी खुद ही रेप की बात कबूल कर चुका है तो फिर रिपोर्ट अलग क्यों? पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि सीबीआई दबाव में काम कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने विरोधियों पर हमला बोला। रामगोपाल ने कहा कि अब साफ हो गया है कि ये रेप केस नहीं था, इसलिए बदायूं जाने वाले नेता माफी मांगे। रामगोपाल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने पलटवार किया है। अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी हर उस जगह जाते हैं जहां पीड़ित होते हैं, इसलिए इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दरअसल राहुल भी बदायूं गए थे।
असम में बिगड़े हालात के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू सूबे के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। रिजिजू असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले कल गृह मंत्रालय ने असम मामले पर रिपोर्ट पीएमओ को सौंपी थी। असम के गोलाघाट में बिगड़े हालात के बीच में आर्मी ने यहां फ्लैग मार्च किया। शहर के दुकान बाजार बंद हैं। सेना की गाड़ियां शहर के कोने कोने में घूम रही हैं। उधर असम के गोलाघाट में हुई पुलिस फायरिंग के विरोध में राजधानी गुवाहाटी की सड़कों पर सिटी बसें नहीं चल रही हैं। सिटी बस एसोसिएशन ने 12 घंटे तक बसें नहीं चलाने का फैसला किया। उधर असम के गोलाघाट में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल पुलिस ने फिर से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। कल की हिंसा में 2 आदिवासियों और 1 पुलिस वाले की जान चली गई और कई जख्मी हो गए। कल गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कई ट्रकों को आग के हवाले कर दिया। सड़क पर टायर जलाकर लोगों ने कई जगह प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने फायरिंग भी की। कुल मिलाकर अब तक हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई है। पुलिस की बर्बरता से नाराज लोग डंडे, धनुष और हथियार लेकर सड़कों पर उतर आए। कुछ पुलिस वालों को लोगों ने पीट भी दिया। पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। तनाव को देखते हुए इलाके में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। रिश्वत लेकर फिल्मों को प्रमाण पत्र देने के आरोप में गिरफ्तार सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार के मामले में सीबीआई ने नया खुलासा किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान सीईओ राकेश कुमार की करोड़ों की संपत्ति के बारे में पता चला है। पुलिस ने राकेश कुमार के पास से 33 महंगी घड़ियां बरामद की हैं। साथ ही उसके पास से 1.25 लाख रुपए के गहने भी मिले हैं। सीबीआई का कहना है कि उन्हें राकेश कुमार के 4 बैंक खातों की भी जानकारी मिली है। जिनकी जांच जारी है। फिल्मों को प्रमाण पत्र देने के लिए राकेश ने बाकायदा रेट कार्ड बनाया हुआ था। 3 दिन में फिल्म को क्लियरेंस देने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए, स्क्रीनिंग के लिए 25 से 50 हजार रुपए, छोटे बजट की फिल्मों को पास कराने के लिए 15 से 20 हजार रुपए वो वसूलता था। आइटम सॉन्ग और एड फिल्मों के लिए अलग रेट तय किया गया था। सीबीआई को 3 और एजेंटों की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में रिलीज हुई बड़े बैनर के 7 फिल्मों के लिए भी इन लोगों ने 30 लाख से ज्यादा की वसूली की थी। ये सभी एजेंट फिलहाल फरार हैं। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के लिए कैबिनेट ने 500 करोड़ के बजट की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2019 तक हर गांव को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। पीएम ने 15 अगस्त को इसका ऐलान था। दिल्ली को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब सड़कों पर थूकना, सड़क किनारे यूरिन करना और सड़क गंदा करने पर जुर्माना देना होगा। इसके लिए क्लीन मार्शल की व्यवस्था की गई है, जो इस पर रोक लगाएंगे। एनडीएमसी के नियमों के मुताबिक दिल्ली में सड़क पर थूकने और सड़क पर सिगरेट पीने पर 100 रुपए जुर्माना भरना होता है। जबकि अगर आप सड़क पर यूरिन करते हैं और कुत्तों से सड़क गंदी कराते पकड़े गए होते हैं तो फिर आपको 200 रुपए जुर्माना देना होता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हैदराबाद दौरे पर हैं। वो 2 दिन तक हैदराबाद में रहेंगे और इस दौरान वो बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी के ग्राम प्रमुखों के साथ भी उनकी बैठक है। वाराणसी दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल रात काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के साथ साथ रुद्राभिषेक पूजा में भी अमित शाह शामिल हुए। दिल्ली में ई रिक्शा को लेकर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई है। कल भी इसको लेकर सुनवाई हुई थी। हाईकोर्ट पहले ही कह चुका है कि स्पष्ट नीति बनने से पहले ई रिक्शा चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में राजघाट के पास फुटपाथ पर सो रहे लोगों को एक तेज रफ्तार टाटा सफारी ने कुचल दिया। हादसे में 1 शख्स की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि देर रात आईटीओ की तरफ से ड्राइवर तेज रफ्तार से टाटा सफारी कार चलाते हुए आ रहा था। फुटपाथ पर 3 रिक्शे वाले सोए हुए थे, जिन्हें ड्राइवर रौंदता हुआ आगे निकल गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में पूरी तरह से धुत था और काफी तेज स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी से पुलिस ने बियर के कैन और शराब की बोतलें बरामद की है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। यूपी के मेरठ में एक लड़की मर्दानी बन गई। अकेले वो बदमाशों से भिड़ गई, इनकी जमकर पिटाई कर दी। हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही और लड़की गुंडों से लोहा लेती रही। दरअसल ये लड़की अपने पिता के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी बाइक कार से टच हो गई। इसी बात पर कार में बैठे 4-5 लड़के इस लड़की के पिता पर टूट पड़े। पिता को पिटता देख बेटी बौखला गई और बदमाशों से भिड़ गई। ये मामला 2 दिन पहले का है। इस लड़की के हौसले के आगे बदमाश हार गए और भाग खड़े हुए। हालांकि पुलिस ने तो इस बाप बेटी का पता कर किया है और न ही आरोपी बदमाशों को ही खोज पाई है। इंदौर में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। पहले बदमाशों को उठक बैठक कराई गई, उसके बाद उन्हें हथकड़ी पहनाकर शहर भर में उनको घुमाया गया। पुलिस ने 8 बदमाशों का जुलूस निकाला। इनमें से 4 बदमाशों पर एक युवक के अपहरण का आरोप है, जबकि 4 बदमाशों पर जन्माष्टमी के मौके पर गोलियां चलाकर दहशत फैलाने का आरोप है।
राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग कैसे लगी ये साफ नहीं है। हनुमानगढ़ की फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों का आरोप है कि एक तो दमकल की गाड़ी देर से पहुंची, दूसरा उनके पास आग बुझाने का पर्याप्त साजो सामान नहीं था। भारतीय किसान यूनियन ने आज यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम का ऐलान किया है। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने चक्का जाम बुलाया है। इस दौरान एम्बुलेंस और मीडिया की गाड़ियों को जाम से अलग रखा गया है। बिहार के नालंदा में सड़क हादसे के बाद हंगामा मच गया। एक ट्रक ने 2 महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया। मेरठ के जूलर्स के यहां पर हुई लूट पर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। लखनऊ पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 4 लुटेरों ने साल 2013 में जूलर्स से करीब 1.5 किलो सोना लूट लिया था। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में बदमाशों ने एक लैब टेक्नीशियन को चाकू मारकर 30,000 रुपए और सोने की चेन लूट ली। युवक को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद में मंचलों से परेशान होकर 12वीं की एक छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। पीड़िता के मुताबिक स्कूल जाते वक्त मंचले कमेंट करते थे और एसिड फेंकने की धमकी दिया करते थे। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई अभी तक नहीं की है। फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाली एक महिला को चोरी के आरोप में मुंबई पुलिस मुजफ्फरनगर लेकर पहुंची। महिला पर लाखों के गहने चोरी कर मुजफ्फरनगर में बेचने का आरोप है। मुंबई से सटे नाला सुपारा में एक ज्वेलरी शॉप में चोरों ने गेट काटकर 18 लाख के गहनों पर हाथ साफ किया। व्यापारियों ने चोरी की वारदात पर लगाम न लगा पाने की वजह से पुलिस के लचर रवैये को पर सवाल उठा लिए हैं। जिले के कल्याणपुरी में एक महिला की खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति से झगड़े के बाद महिला ने पंखे से लटक कर जान दे दी। पुलिस ने उसके पति को हिरासत में ले लिया। यूपी के बागपत में आपसी रंजिश में भतीजे ने चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी यूपी पुलिस में सिपाही है, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सियाचिन ग्लेशियर में 18 साल पहले शहीद हुए जयप्रसाद का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव मैनपुरी के कुडरिया में किया गया। कल देर रात 11 बजे शहीद सैनिक का शव गांव पहुंचा था। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान हवलदार गया प्रसाद शहीद हो गए थे। उनका शव बरामद नहीं हुआ था। अब सर्विस कार्ड के जरिए उनकी शिनाख्त हो पाई। यूपी के फिरोजाबाद में गुलाबी गैंग की करीब 100 महिलाओं ने एक घर में जमकर हंगामा किया। गणेश नगर इलाके में एक विवाहिता को घर में वापस रखने की जिद ये महिलाएं कर रही थी। एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व से गायब बाघ को रेस्क्यू टीम ने ढूंढ निकाला है। यह बाघ सीधी जिले में घूम रहा था। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी वीवीआईपी लोगों को निशाना बनाने के लिए उन्हें जहर लगे खत भेजने की साजिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में खुलासा किया है। पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें बताया गया है कि पूछताछ के दौरान संदिग्ध आतंकवादियों तहसीन अख्तर और मोहम्मद वकार ने बताया कि उन्होंने जहर लगे हुए खत वीवीआईपी लोगों को भेजने की कोशिश की थी।